Welcome back to ये क्या लग गया भाई। Welcome back to another gameplay video. So I am with my sister. So हम खेलने वाले हैं ये वाली हॉरर स्टोरी बनेगा। मेरा भी सही यार हिंदी में लगा, मैं कोई इंग्लिश नहीं समझती, पता है ना। एक सेकंड ना गाइस, मुझे नहीं समझती है ना। सो गाइस हम दूसरी वीडियो लगाने वाले हैं ये हॉन्टेड कॉलेज। हम सभी के फोन्स पे बहुत से ऐप्स होते हैं। कैब बुकिंग से लेकर ग्रोसरी डिलीवरी, डायरेक्शंस, एंटरटेनमेंट, यहाँ तक कि बैंकिंग के लिए भी हम ऐप्स यूज करते हैं। चुप रहो। सब कुछ हो जाता है, पर अगर ये ऐप्स ही हमारे दुश्मन बन जाए तो। रिसेंटली मैंने Amazon Netflix पे एक नई सीरीज देखी। ऐड है क्या? ये कहानी है कबीर की। इस साल का कबीर कोटा से दिल्ली आया। एक लड़का था सेंट माइकल्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग करने, और इस कॉलेज का रूल था कि सारे स्टूडेंट्स को कैंपस के हॉस्टल में रहना होगा। कबीर अपने एडमिशन को लेकर बहुत खुश था। इनफैक्ट वो अपने घर से कॉलेज जाने वाला पहला लड़का था। क्योंकि अब भी मेरा भाई 10वीं पास हुआ है, उसका कॉलेज ढूंढ रहे हैं। वो थी फ्रेशर्स नाइट। सब इस रात के लिए बहुत एक्साइटेड थे। और ट्रेडिशन के हिसाब से सबको अपने साथ एक डांस पार्टनर लेकर आना था। कबीर की इससे पहले कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही थी, और उसने आज तक किसी भी लड़की को डेट के लिए नहीं पूछा था। लेकिन फ्रेशर्स नाइट के लिए उसके दिल में कोई थी, रागिनी। रागिनी कॉलेज की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी, जिसे कॉलेज के पहले दिन देखते ही कबीर को उससे प्यार हो गया था। कबीर ने हिम्मत करके रागिनी को फ्रेशर्स नाइट के लिए पूछा, और रागिनी ने मुस्कुराते हुए हाँ भी कह दिया। रागिनी ने कबीर से उसे शाम को पिक करने को कहा। ये सुनकर कबीर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, और वो शाम को टाइम से पहले ही रागिनी के हॉस्टल के बाहर पहुंच गई। तो सही, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उनका कॉलेज मुझे पता चल गया कुछ दोस्त क्या भूतनी है। विराज उसको कॉलर से पकड़कर मारने लगा, और बस यही कहता रहा कि फर्स्ट ईयर होकर उसने इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि उसने विराज की गर्लफ्रेंड रागिनी को फ्रेशर्स नाइट के लिए पूछ लिया। उस दिन विराज और उसके दोस्तों ने उस मासूम से कबीर को बहुत मारा। जैसे जैसे वक्त बीता, विराज और उसके दोस्तों ने कबीर का जीना हराम कर दिया। वो उसे जहाँ देखते वहीं तंग करने लगते, और पूरी रात उसके हॉस्टल रूम के बाहर शोर मचाते, उसे मेंटली टॉर्चर करते। एक रात कबीर सोने की कोशिश कर रहा था, और उसे नींद भी नहीं आ रही थी। कबीर जब करवट बदलते बदलते थक गया, तो उसने अपना फोन स्विच ऑन किया। कहीं पर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था। कबीर फोन बंद करने ही वाला था जब उसे अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर एक अजीब सा ऐप दिखा, नॉक नॉक। कबीर को लगा कि गलती से किसी लिंक पर क्लिक करने की वजह से ये ऐप उसके फोन में इंस्टॉल हो गया होगा। और ये ऐप यार मेरी तो बोलती बंद हो गई है, कैसे कहानी है? नहीं था। ऐप खोलते ही उसे एक मैसेज आया, वेलकम टू नॉक नॉक, एन ऐप दैट सॉल्व्स एवरीथिंग। नीचे दो ही बटन थे, कंटिन्यू। थोड़ा हिचकिचाते हुए कबीर ने उस पर टैप किया। अगला मैसेज आया, मेक अ डेथ विश। मेरे को डेथ क्या ही कर ले, ये सोचते हुए कबीर ने ये वो लड़की का है शायद से, है ना? एक सेकंड के लिए स्क्रीन ब्लिंक होने लगी, फिर वो ऐप खुद बंद हो गया। कबीर को ये बात बहुत अजीब लगी, और उसने फिर से उस ऐप को खोलने की कोशिश की, पर अब वो ऐप उसके फोन से गायब हो चुका था। ऐप स्टोर पर भी नॉक नॉक नाम का कोई ऐप उसे नहीं मिल रहा था। उसने सोचा कि शायद उसके फोन में वायरस आ गया है, इसलिए उसने फोन को फॉर्मेट किया, और फोन साइड में रखकर वो फिर से गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह कबीर की आंख उसके फोन की नोटिफिकेशन से खुली। नॉक नॉक ऐप। उसने अपना फोन चेक किया, तो सबसे पहले उसका ध्यान टाइम पर गया। वो क्लास के लिए
बहुत लेट हो गया था। इसी चक्कर में वो नोटिफिकेशन के बारे में सब भूलकर फटाफट तैयार हुआ और अपने रूम से क्लास के लिए भागा। कॉरिडोर से गुजरता हुआ वो नीचे जा रहा था, तभी उसने देखा कि रूम नंबर 21 विराज पर पुलिस टेप से सील हो चुका है। आसपास पुलिस वाले, हॉस्टल वार्डन और कुछ स्टूडेंट्स खड़े थे। कबीर ने पास खड़े एक सीनियर से पूछा कि वहाँ क्या चल रहा है, और जो जवाब उसे मिला उसे सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। विराज का किसी ने गला काट कर मर्डर कर दिया था। कट इतना गहरा था। गाइस वो लड़की ने ये सब करा है क्योंकि आपने देखा कि वो बाद में वो ऐप ओ पुलिस आई। अंधी विराज का कमरा अच्छा। अंदर से लॉक था। न किसी ने कोई आवाज सुनी थी और न ही कभी वो लड़की है पर और सिर्फ देखने के निशान। कबीर चुप बेटा, तेरे को कुछ भी नहीं मालूम। इंसिडेंट आया। उसने तुरंत फोन खोला और देखा कि वो ऐप उसके फोन में फिर से आ गया था और उसे जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा था प्रॉब्लम सॉल्व। पढ़ के उसके हाथ से फोन गिर गया। पर ऐसा कैसे हो सकता था? कबीर ने फटाफट अपना फोन उठाया ताकि वो ऐप अनइंस्टॉल कर सके, और कबीर उस ऐप को डिलीट ही नहीं कर पा रहा था। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। क्या विराज की मौत का कारण वो खुद था? उसी कश्मकश में फंसा कबीर उसी क्लासेस के बाद वापस अपने रूम में चला गया। दोपहर हो चुकी थी, सब बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे थे और पूरा हॉस्टल खाली था। कबीर अकेला डरा सहमा अपने रूम में बैठा, तभी उसके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। कबीर उठकर देखने गया तो दरवाजे पर कोई नहीं था। अरे यार एडवर्टाइज जग समोर चुके जेव्हा बॉडीची भाषा थांबते, एक सिस्कॉटी नव्हे याचा दोन पलटी तो बॉडीची भाषा ती जिंकून घेते। अब कबीर थोड़ा घबराने लगा था। उसने फिर से उस ऐप को अपने फोन से हटाने की कोशिश की, पर वो ऐप डिलीट ही नहीं हो रही थी। डर कर कबीर ने अपना फोन ही बंद कर दिया। लेकिन फिर कुछ देर बाद उसके फोन पर फिर से एक नोटिफिकेशन आया, पुश रागनी फ्रॉम द स्टेयर्स। रागनी को सीनों से नीचे गिरा। ये पढ़कर कबीर बहुत ज्यादा डर गया और उसने अपना फोन जमीन पर पटक दिया। ये गाइस नहीं रहे। इसने ऊपर से क्या बोलते हैं वाफ मारी। वाह वाह का मतलब मैसेज था। कबीर ने घबराते हुए उस मैसेज को खोला। वो मैसेज सुनकर उसका दिल हिल गया। अगर तुम नहीं करोगे तो इससे पहले कबीर कुछ कर पाता उस ऐप पर उस रागनी और कश्मी। कबीर के हाथ पांव जम गए। कश्मी तो उसकी छोटी बहन का नाम था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसकी गर्म सांसें कबीर को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। कबीर के अंदर इतनी देखो ऐसे हिम्मत नहीं करके। चुप थी कर देख सके, और तभी उसके कान में वही वॉइस नोट वाली आवाज आई, किसी को तो चूज करना पड़ेगा। अब कबीर समझ गया कि अगर वो रागनी वाला ऑप्शन चूज नहीं करेगा तो उसकी बहन कश्मी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। कबीर के हाथ कांपने लगे और हिम्मत जुटाकर उसने एक सेकंड के लिए फोन से नजरें उठाई और सामने लगे शीशे में झांका, और जो उसने देखा उसे देखकर कबीर सूंघ पड़ गया था। उसके पीछे एक लंबा काला साया खड़ा था। कबीर के डर के मारे जान निकली जा रही थी। उसने अपनी बहन को बचाने के लिए रागनी का नाम चूज किया, और चूज करते ही वो ऐप और वो साया वहां से गायब हो गए। कबीर सुना रागनी मिस्टीरियसली कॉलेज के मेन स्टेयर से गिर गई और उसका पैर टूट गया। कबीर को ये समझ आने लगा था कि अब वो पूरी तरह उस ऐप के चक्कर में फंस चुका है। वो ऐप अब उसकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा था। कबीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस सब से बाहर निकले। कबीर ने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया, आंखों की तरफ भागते हुए रोने लगा। तभी उसके फोन पर फिर से एक नोटिफिकेशन आया, और इस बार कबीर ने अपने फोन को खोलने की बजाय उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। उस दिन के बाद अगर उसे किसी से भी बात करनी थी
तो वो हॉस्टल का लैंडलाइन यूज करता। अगले कुछ दिन कबीर के लिए बहुत शांत गुजरे, लेकिन फिर एक दिन अपनी क्लासेस अटेंड करने के बाद कबीर ने अपने घर पर बात करने के लिए लैंडलाइन से फोन मिलाया। लेकिन सामने से जो आवाज आई वो कबीर की माँ की नहीं, बल्कि वही आवाज थी जो उसने वॉइस मैसेजेस में सुनी थी। तो मैं क्या लगा, सब खत्म हो गया। फोन वहीं छोड़कर कबीर वहां से भागा। और अब उसे लगने लगा था कि शायद वो इस चीज से कभी निकल नहीं पाएगा। उसने अपने रूम में बैठकर ये सब कुछ अपनी डायरी में लिखा। तभी फिर से उसे अपने फोन की नोटिफिकेशन की आवाज आई। उसने अपने डेस्क के आसपास देखा। लास्ट में उसके डेस्क के एक ड्रॉर में उसे अपना पुराना फोन सही सलामत पड़ा मिला। वही फोन उसने कुछ दिनों पहले पूरी तरीके से तोड़ दिया था। अब उसने मान लिया था कि वो ये सब कुछ खत्म कर Oh my दिया। god. इस बार नोटबुक ऐप पर लिखा था, कट द ब्रेक्स ऑफ प्रिंसिपल्स कार, यानी प्रिंसिपल की गाड़ी के ब्रेक्स काट दो। कबीर से सहा नहीं गया और उसने गुस्से में वापस टाइप किया, व्हाट इफ आई डोंट, व्हाट डू यू वांट इन रिटर्न। क्योंकि उसके फोन पर 4 नाम आए और वो सारे नाम उसके परिवार वालों के थे। उसके ठीक नीचे लिखा था कि कबीर इस जंगल से निकलने की कोशिश कर रहा था तो वो इसमें और कुछ सजा रहा था। उसे अपने कमरे में जगह जगह वही काला साया नजर आ रहा था और उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, किलवन 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 किलवन। कबीर के लिए अब सब बुरे बात हो चुकी थी। उसने चिल्लाकर कहा, कबीर किल कबीर, खत्म कर दो सारी प्रॉब्लम को। अगली सुबह कबीर अपने हॉस्टल में मरा हुआ पाया गया। उसके रूम से कोई सबूत नहीं मिला, बस एक डायरी मिली जिसके सभी पन्ने पूरी तरह से फटे हुए थे। दोस्तों, अगर कभी आपके फोन में कोई ऐसा ऐप आ जाए तो क्या आप उसे यूज करेंगे? नहीं। एक ऐसी ही थ्रिलिंग कहानी लेकर आया है Amazon MX Player अपनी नई सीरीज के साथ, नॉक नॉक कौन है, जिसमें एक लड़की तान्या की पूरी जिंदगी बदल जाती है जब वो एक ऐप नॉक नॉक को यूज करती है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। नॉक नॉक कौन है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्ट्री थ्रिलर है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। स्ट्रीमिंग नाउ ऑन Amazon MX Player, बिल्कुल फ्री। तो जल्दी से जाओ और चेकआउट करो नॉक नॉक कौन है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल Guys, सब्सक्राइब प्लीज करना। इसकी फट के चार हो रही है अभी, बोलिए प्लीज। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना था। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। बाय बाय। यही तो हमने देखा था, वो इन दोनों से कुछ झूठ लग रहा है तो देख। क्या? अरे ये देखना अपने, अरे चुप यार। हाँ तो फिर गाइस आज के लिए इतना था। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, एनजी से इसकी फट के चार हो रही है। कमेंट। यस, हमारी तो वो मतलब उसकी तो फट के 4 हो गई है, मेरी तो नहीं हुई अभी तक। तो आज के लिए इतना ही था। बाय। नहीं नहीं, आज के लिए तो नहीं, एक और देखते। अबे मत बंद कर दे, बंद करो हाथ जोड़ के। हम देखते गाइस। ये देख क्या हुआ ये। जी वे बेचारे का टाइट है। गबगा। ओके गाइस, ये वीडियो होने के बाद मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। मेरे को भी नींद आ रही है। इसका घर डाउन हो रहा है इसके। मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और दो मेरा नाचोस खाने का बहुत मन कर रहा था और गैस स्टेशन बस कुछ ही दूरी पर था। मेरी डैड का लेक्चर कि मुझे रात में अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। गाइस हम ये देखिए, क्या हम ये देखते हैं। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस समय ये टीचर एक छोटी सी मासूम बच्ची पर चिल्ला रहा है और उसे पूरी क्लास के सामने शर्मिंदा कर रहा है। और जो कहानी आप देखने जा रहे हैं वो इस फुटेज पर आधारित है और आपको इस कहानी का नाटकीय रूप देखने को मिलेगा। एक बच्चे की मां होना आसान नहीं है और मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मैं खुद एक मां हूं।
मैं अपनी बेटी को हर हाल में सुरक्षित रखना चाहती थी, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी की वो एक घटना याद है जिसकी वजह से मेरी अच्छी यादों पर भी एक गहरा दाग लग गया था। मैं 10 साल की थी। मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर थे, इसलिए उन्होंने मेरा एडमिशन एक बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया था जो बहुत ही सख्त था। हालांकि बाकी सभी बच्चे भी मेरी तरह दुखी थे, लेकिन मुझे इस एक टीचर से खासा डर लगता अरे बच्चों का क्यों दिखा रहे हैं? हमारी बच्चे 4 हो रही है। उनका नाम था मिस्टर फेरोन। उसकी हमारी नहीं, पागल आदमी थे। तेरी मतलब क्लास लिया करते थे, लेकिन वो उसमें बहुत ही बेकार थे। एक मैं चाहती हूँ ज्यादा वो हम पर चलने नहीं देते। स्कूल से बाहर जाना चाहती थी, क्या लेकिन मैं ऐसा नहीं कर दिखता है? सकती थी। हर रोज मिस्टर फेरोन अपनी टैगलाइन कहते हुए क्लास में क्या आदमी है? चुप यार। शुरू करें बेवकूफों। बच्चे उनकी बातें सुनकर चुप होते थे और हर रोज उनसे बेइज्जत होते थे। लेकिन एक दिन इन सब चीजों की हद हो गई। मुझे एक लेसन समझने में बहुत दिक्कत हो रही थी जब मिस्टर फेरोन ने मुझे बोर्ड पर बुलाया। तुम्हारा दिमाग का है सूजी, ये बहुत ही आसान चीज है, अगर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मुझे मुझे माफ कीजिए, लेकिन क्या तुम्हारा दिमाग में भूल सा बना हुआ है? मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप बहुत चिल्लाते हैं। ओह, तो अब ये सब मेरी गलती है कि तुम बेवकूफ हो। अगर इसमें किसी की भी गलती है सूजी, तो वो तुम्हारे पेरेंट्स की है, वो भी बेवकूफ होंगे। मुझ पर चिल्लाते हुए उन्होंने जोर से मेरे माथे पर अपनी उंगली से मारा। उसका दर्द इतना तेज था कि मुझे लगा जैसे मेरे सर पर क्रैक आ गया। ये एक तरह से एक टीचर के द्वारा एक बच्चे पर किया अपराध था, लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही थी और इन सब में पढ़ने से मैं बहुत डरती थी। मिस्टर फेरोन एक बार फिर चिल्लाए और उन्होंने और ये डरता ही नहीं है रात को। आएगा अपना मेरी क्लास से इडियट। आज तो मजे नुस्ता। रोते रोते क्लास से बाहर चले गए। सैटरडे 2 दिन बाद था। ऐसी संभावना नहीं थी कि मैं इससे पहले ही उनसे मिलकर इस टीचर के बारे में सब बता सकूं। स्कूल खत्म होने के बाद मैं हॉस्टल में वापस आ गई। मैं अकेली बैठी थी जब मेरी इकलौती दोस्त कैमरा मेरे पास आई। वो मेरे बगल में आकर बैठ गई। उसने कहा, दुखी मत हो सूजी, मिस्टर फेरोन यही बुरे। आज उन्होंने मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट की। मैं मॉम और डैड को उन्हें सबक सिखाने के लिए कहूंगी। इस बात के लिए तुम्हें इतनी देर इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये तो हम अभी भी कर सकते हैं। क्या? कैसे? हाँ, मेरे साथ। उस रात मैंने और मेरी सहेली टनारा ने उनके साथ एक मजाक करने का तय किया। मिस्टर फेरोन टीचर्स क्वार्टर में रहते थे, जो हमारे हॉस्टल के ठीक पीछे मुझे था। कुछ खाने लाओ वो क्या? काफी मोटे और पतले थे और उन्हें बहुत पसीना आता था। इसलिए वो अपने किसको? कमरे की खिड़की पूरी रात खुली रखते थे ताकि तुझे? हवा आ सके। फिर हम चुपके से उनकी खिड़की के पास पहुंचे और ये उनके देखते कमरे देखते में झांक एंजॉय कर देखने लगे। करेंगे। वो नहाने काय की पर? तैयारी कर रहे थे। हाँ काय उनके बालों से भरा शरीर टनारा ने गिल्ली करते हुए कहा जब मिस्टर फेरोन ने खुद पर टॉवल लपेटा। उनके बॉक्सर्स बिस्तर पर पड़े थे। जैसे वो बाथरूम के अंदर गए, हमने गाइस इसने 2 मिनट के लिए तो आग बंद कर दिए थे। ठीक है और बक्सा को रख दिया। आपने टनारा की एक बड़ी लाल चीटी थी, अरे भाई उसने बगीचे से उठाया था और उसे अपना पेट बनाकर रखने का फैसला किया था। जैसे ही हमारा काम खत्म हुआ, हम फौरन खिड़की के नीचे छुप गए और इंतजार करने लगे। बाथरूम का दरवाजा खुला और हमने मिस्टर फेरोन को सीटी बजाते हुए बाहर आते सुना और उसके बाद कुछ मिनटों की शांति हो गई। गाइस रुक जाओ, मेरे बहन के लिए मूवमेंट एंजॉय। काय तेरे रुक जा, थम ना। Probably normal here. फौरन वहां से भाग गए। अगली सुबह हमें पता चला कि मिस्टर फेरोन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया था क्योंकि किसी कीड़े ने उन्हें प्राइवेट एरिया में काट लिया था। हम उस दिन क्लास में खूब हंसे, लेकिन हमारी खुशी ज्यादा वक्त के लिए नहीं रही। अगले दिन मिस्टर फेरोन वापस आ गए थे। चोट खाने की वजह से उनकी चाल बहुत ही अजीब हो चुकी थी, लेकिन उनका चेहरा अब 10 गाइस उनकी आंखों में खून उतर आया था। अपने पीले दांत पीसते हुए उन्होंने चिल्लाकर कहा, मैं जानता हूँ कि कोई हादसा नहीं था और मैं जानता हूँ कि इसी क्लास से कोई इस रात मेरे किसी कीड़े ने उन्हें प्राइवेट। हाँ रुक जाओ, सीटी बजाते किया था। देखना जैसे ही हमारा काम खत्म हुआ, हम फौरन खिड़की के नीचे छुप गए। इसकी चड्डी के अंदर मधुमक्खी रखी। बाथरूम का दरवाजा खुला और हमने मिस्टर फेरोन को सीटी बजाते हुए बाहर आते सुना और उसके बाद कुछ मिनटों की शांति हो गई। फौरन वहां से भाग गए।
अगली सुबह में पता चला कि मिस्टर पेरॉन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया था क्योंकि किसी कीड़े ने उन्हें प्राइवेट एरिया में काट लिया था। हम उस दिन क्लास में खूब हंसे, लेकिन हमारी खुशी से ज्यादा वक्त गिरी नहीं लगी। अगले दिन मिस्टर पेरॉन वापस आ गए थे। चोट खाने की वजह से उनकी चाल बहुत ही अजीब हो चुकी थी, लेकिन उनका चेहरा अब 10 गुना ज्यादा डरावना लग रहा था। उनकी आंखों में खून Shit. आया था। अपने पीले दांत पीसते हुए उन्होंने चिल्ला कर कहा, मैं जानता हूँ कि कोई हादसा नहीं था, और मैं जानता हूँ कि इस क्लास से कोई इस रात मेरे कमरे की खिड़की के पास था। जब उस चींटी ने मुझे काटा तो मैंने किसी के भागने की आवाज सुनी। जिस दिन मुझे पता चल गया कि वो कौन था, मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुम्हारा उन्हें दूसरे को देखते हुए देख रहा है, और उसके बाद में मिस्टर पेरॉन के चेहरे पर एक हैरानी मुस्कान देखी। हैरानी की बात थी कि उसके बाद वो क्लास में किसी पर भी चिल्लाने लगी। हमारी छुट्टी पर बाहर निकली। मैदान के आखिर में एक बड़ा सा जंगल जिम था। वो वहाँ बैठी थी और उस वक्त को कोस रही थी जब हमने उस पर ये मजाक करने के बारे में सोचा। फिर मैं क्या करूं? क्या है खाने को मुझे पता है ना। चिकन है, उसकी दाल खाएगी? हाँ मेरा ला। शरीर ठंडा अभी पड़ नहीं, गया। मिस्टर पेरॉन पापा ठीक आने मेरे की सामने खड़े थे और अजीब ढंग से मुस्कुरा रहे ये थे। है वो मेरी तरफ झुके, Oh shit! करीब लेकर आए और क्या? अपनी आवाज में दिखाई थे, वो तो इतनी सूजी मेरा क्या या क्या कह रही? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे माँ बाप की तरह पागल हूँ? ऐसे कहते हुए उन्होंने मुझे मेरे कंधे से पकड़ लिया और मुझे जोर जोर से हिलाने लगे और पागलों की तरह मुझ पर हंसने और चिल्लाने लगे। क्या तुम जानती हो कि अब मैं तुम्हारे बॉबी साथ खाने क्या की करूंगा? मैं तुम्हारे सारे कपड़े उतार दूंगा, ये क्या हुआ? नीली लाल चींटियों का ढेर तुम पर छोड़ दूंगा। तुम मुझसे भी तेज चिल्लाओगी और मैं तुम्हें मदद के लिए रोते हुए देखकर खुश होऊंगा। हमारे गेम खेल रहे थे जब। इससे मेरे खानों को मुरमुरे हाँ जैसे बोला कोई संगीत, नहीं बॉबीला मैं तुमसे इसका बदला लूंगा। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मैं खुद को उसे बचाने के लिए बहुत छोटी मां थी। अचानक मैदान में खेल रहे सभी बच्चे भी मिस्टर पेरॉन की हरकतों को देखकर चिल्लाने लगे। Oh shit! बहुत ही मुश्किल से उन्होंने मुझे उस पागल आदमी से छुड़वाया। इन सबके बीच मैं शायद बेहोश हो गई, क्योंकि मुझे मिस्टर पेरॉन के डरावने चेहरे के अलावा और कुछ भी याद नहीं। मेरे पेरेंट्स ने उनकी शिकायत दर्ज करवाई और उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। मुझे भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने के लिए भेज दिया गया। मुझे कैमरा को छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इस सदमे के बाद मुझे बहुत ख्याल और प्यार की जरूरत थी। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे बहुत ही लाड प्यार के साथ अपनाया। मैं नहीं जानती कि मिस्टर पेरॉन अब कहाँ है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे ऐसे भयानक टीचर का दोबारा सामना ना करना पड़े। हाँ यह है स्टोरी 2 गाइस। अरे पापा गाइस, हम तो गाइस ये है स्टोरी 2। ये सब कैसे है? मैं हाई स्कूल में था जब ये घटना घटी। हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे जिन्होंने अचानक नौकरी छोड़ दी और उनकी जगह एक नए टीचर को रखा। उनके साथ हमारी पहली क्लास वाले दिन सभी लोग क्लास में बैठकर टीचर की हाँ मोटे सालो कुछ हाँ। जो मेरे पीछे बैठे थे गाइस वही है ना वो बच्चों को बात जो छोटी थी 10 साल की। ये सच है? हाँ भाई, मैंने सफाई करने वाले भैया को कैफेटेरिया और वो उसकी सुना था फ्रेंड इसके ट्रांसफर के बारे में। येलो ड्रेस। तो सुना था यस कि उसका वो तो छोड़ ऑरेंज कर गए। मैंने गलत सुना है और भाई। उसका ब्राउन जानबूझकर यहाँ से भेज दिया गया था ताकि प्रिंसिपल सर के दोस्त को उनकी जगह नौकरी पर रखा जा सके। मैंने सुना है वो बहुत ही अजीब दिखने वाले इंसान। क्या कर रहे हो? कैसे मैं लगते हैं? बॉटल सफाई करने वाले भैया तो कह रहे थे कि वो एकदम पागल के जैसे लगते हैं। उन्हें इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल भी भेजा था, लेकिन वो वहां से वापस आ चुके हैं। मुझे लगता है किसी पागल को मैं पढ़ने के लिए रखा जाएगा। हाँ तो गाइस आई एम बैक। बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। किसी को बच्चों की सुरक्षा की नहीं पड़ी भाई। वो पागल साइंटिस्ट किसी भी वक्त यहाँ आता होगा, तो मेरे खुद ही देखकर बता देना कि तुम्हें क्या लगता है। मैं तो बस वही बता रहा हूँ जो मैंने कल सुना। हाई स्कूल में अक्सर अलग अलग चीजों की अफवाह उड़ती रहती है, इसलिए पहले तो मैंने उन बातों को नजरअंदाज कर दिया। मुझे लगा कि वो भी किसी आम टीचर की तरह कोई बोरिंग टीचर होगा, लेकिन वक्त ने मुझे गलत साबित कर दिया। क्लास में तहलका मचना शुरू हो गया था, क्योंकि सभी बच्चे बेताब हो रहे थे। कुछ बच्चे एक दूसरे पर कागज की बनी बॉल मार रहे थे और कुछ कोने में रोमांस कर रहे थे। हर बच्चा किसी न किसी काम में व्यस्त था और तभी क्लास का दरवाजा बहुत ही जोर से खुला। जैसे किसी ने बाहर से उसे एक अजीब सा दिखने वाला इंसान अंदर आया। उसके बाल बिखरे थे, जैसे उन्हें कोई शक लगा, और उसकी आंख में यार ये भूतों की स्कूल है क्या बच्चों की स्कूल है बे? जिसे उसने टीचर्स डेस्क पर जोर से पटका और वह जोर से हिलते हुए कहा,
मैं अपनी क्लास में किसी भी तरह के बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम दोनों फौरन एक दूसरे से अलग हो जाओ और जाकर अपनी सीट पर बैठो। इस बात का कोई शक नहीं कि इसकी शक्ल डरावनी थी। सभी बच्चे फौरन शांत हो गए और सबने अपनी अपनी जगह ली। मैं उसे बड़ी शैतानी मुस्कान दी और पूरी क्लास को वाली नजरों से देखने लगे। मैं अपने बिल्कुल अलग तरीके से तुम्हें पढ़ाऊंगा, इसलिए अगर किसी को कोई भी आपत्ति है तो वो एक क्लास से बाहर निकल जाए। वैसे किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा। सभी सपने में डरे हुए बैठे रहे। फिर उसने चौक उठाया और उस पर अपना नाम लिखा। वो धीरे से हमारे तरफ मुड़ा और उसने कहा, ना सर, ना मिस्टर, मेरा नाम डॉक्टर विंक है और तुम सब मुझे इसी नाम से बुलाओगे, समझे? हम इस कोई भी नहीं जानता था कि हम क्या कहें, इसलिए हम चुप रहे और वो फिर चिल्लाए, डॉक्टर विंग, वहां तो मुझे बेवकूफ हो। हे डॉक्टर विंग, कम हियर। थांब जरा एक डिश देते तो दोघांना पण खाली थांबा जरा डिश आणते थांबा दे मला कर लो। थैंक्स। चिकन गाइस, डू यू वांट टू ईट चिकन? और हम सबने दिल के मारे हाँ कहा। गाइस को डॉक्टर पूछा विंक के हमने। पढ़ाने का तरीका वाकई बहुत अलग था। अपनी पहली क्लास में Nice. उन्होंने हमसे हमारी केमिस्ट्री की बुक के पन्ने फाड़कर पूरी क्लास के डस्टबिन में फेंक देने को कहा। हमारे स्कूल की फुटबॉल टीम के कैप्टन जैक ने डॉक्टर Leg विंक piece. के तरीकों का विरोध करने की आधा कोशिश leg भी की, piece. लेकिन उन्होंने उसे चुप करवा दिया। क्या तुम उन मशहूर बच्चों में से हो जो एक बेकार गेम के दम पर स्कॉलरशिप लेने के बारे में सोच रहा है? Excuse me? मैं यहाँ तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। दरवाजा खुला है और फुटबॉल ग्राउंड बाहर है। तुम किसी भी वक्त इस क्लास से बाहर निकल सकते हो। उसके बाद जैक शांत हो गया और उसने भी एक शब्द नहीं कहा। सभी जानते थे कि केमिस्ट्री के स्कोर अच्छी स्कॉलरशिप पाने के लिए कितने जरूरी है, इसलिए हम सब ने वही किया जो डॉक्टर विंक हमें कहते रहे। एक बात जो मुझे हमेशा अजीब लगती थी वो ये थी कि वो स्कूल में कभी किसी और टीचर से बात नहीं करते और ना ही मैंने उन्हें कभी भी कैफेटेरिया में खाते हुए देखा था। जैसे ही वो हमारी क्लास से फ्री होते थे वो भाई ऐसा टीचर भी लगा तो स्कूल ही छोड़ दिन देंगे। वही रहते थे जब तक स्कूल खत्म ना हो जाए। ये जब से वो टीचर हमारी क्लास सही के नहीं। केमिस्ट्री टीचर बने थे वो कभी हमें केमिस्ट्री लैब सर में नहीं गए आपका और जब भी कोई स्टूडेंट उनसे इस बारे में पूछता तो हमेशा कहते कि लैब में कुछ काम चल रहा है, मैं अपने खुद के कुछ एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे कर रहा हूँ। एक बार जब वो हो जाएंगे तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा। किसी भी बच्चे ने इस बात पर कभी भी सवाल नहीं उठाया क्योंकि सब जानते थे कि अगर किसी ने भी ऐसा किया तो डॉक्टर विंक उसका जीना मुश्किल कर देंगे और उन्हें पता चल भी जाएगा। उनके इस पागलपन के अलावा वो एक अच्छे टीचर थे। जिस तरह से वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे मुझे इसमें मजा आने लगा था। क्लास के बेवकूफ से बेवकूफ बच्चे भी ध्यान देने लगे थे। सभी के ग्रेड्स बढ़ने लगे थे, इसलिए पेरेंट्स और स्कूल को उनके पढ़ाने के तरीके से कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन कभी कभी मुझे लगता था कि वो हमें अच्छे मार्क्स सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि वो सबकी नजरों में अच्छे बने रहे, वो सबको खुश रखे। तुम्ही काय चाललेत का? हो का? मग आता परत येणार ना हाँ गाइस, कर इस भ्रम में रखना चाहते थे कि जब से उन्होंने स्कूल में ज्वाइन किया है तब से यहाँ की केमिस्ट्री की पढ़ाई अच्छी हो चुकी है। एक दिन उन्होंने सरप्राइज टेस्ट किया और सभी बच्चे पास हो गए। मेरा दोस्त काइल और मैं अपना पेपर डिस्कस कर रहे थे जब मैंने ध्यान दिया कि मैंने दो बहुत बड़ी गलतियां की, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर विंक ने मुझे ए ग्रेड दिया था। मुझे लगा कि शायद उनका ध्यान नहीं गया। मैं अपना पेपर लेकर उनके पास गया और कहा, डॉक्टर विंक, माफ कीजिएगा डॉक्टर विंक, मैंने यहाँ गलतियां की हैं इसलिए मेरा ग्रेड ए नहीं बल्कि बी प्लस होना चाहिए। यार हम हमारे टीचर को नाम से बुलाएंगे तो एक झपड़ा दे के नीचे से लाएंगे। तुम वो हो जो सच्चाई का झंडा लेकर चलते हो, है ना? क्या तुम्हें अच्छे ग्रेड्स नहीं चाहिए? ऐसी बात नहीं, मैं बस देखना चाहता हूँ कि क्या मैं वाकई केमिस्ट्री में अच्छा हो रहा हूँ या नहीं, और गलत ग्रेड्स मुझे अंधेरे में रख सकते हैं। हाँ, तो हाई स्कूल खत्म करने के बाद तुम क्या करना चाहते हो? मैं NYU में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। मुझे हिस्ट्री पढ़नी है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया है। वहाँ कीजिए, मैं समझा नहीं। तुम्हें हिस्ट्री पढ़नी है तो तुम अपना मुंह बंद रखो और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें ए मिले, बी मिले या सी मिले, बेवकूफ। मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई और मैं खुद को रोक नहीं पाया और उन्हें जवाब दे दिया, मुझे फर्क पड़ता है डॉक्टर विंक, और आप मेरी जिंदगी की सबसे घटिया टीचर हैं। आप हमें भविष्य के लिए तैयार करने की बजाय हमें पागल बना रहे हैं। आप स्कूल में टिके रहने के लिए बेताब हैं क्योंकि शायद आप जानते हैं कि आप असल जिंदगी में कितने नाकामयाब हैं। वही शांत हो गई और हम दोनों को देखने लगे। डॉक्टर विंक का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका है।
वो अचानक अपनी कुर्सी से उठे और उन्होंने डेस्क पर पड़े अपने लैपटॉप को उठाया और उसे जोर जोर से टेबल पर पटक कर चिल्लाने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात कर देगी? तुम बस एक बार दिमाग नाकारा लड़का हो। इस लैपटॉप के टुकड़े वो क्लास में पड़ी हर चीज को उठाकर फेंकने लगे और तोड़ने लगे। उस आदमी की पागल हरकतें देखकर सभी बच्चे मदद के लिए चिल्लाते हुए बाहर भाग गए। प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स आ गए, लेकिन कोई भी उस पागल केमिस्ट्री टीचर के एक कदम भी करीब बचाने के बारे में सोच नहीं पाया। वो बस सब पर भागता और स्कूल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता रहा। किसी के पास उसे रोकने का और कोई चारा नहीं था, इसलिए स्कूल वालों ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस वाले डॉक्टर विंग को ले जा रहे थे, तब भी वो हवा में लात मार रहा था, इधर उधर कूद रहा था और हम सबको जान से मारने की धमकी दे रहा था। मैं वापस आऊंगा, बच्चों, ये लोग मुझे हमेशा हमेशा के लिए जेल में नहीं रख सकते और अगली बार मैं स्कूल को चला दूंगा और तुम्हारी अस्थियों पर नाचूंगा। हमें ना हमारे सर क्या करते थे पता है कि इतने मारते थे ना, उन्होंने जेल में जितना मतलब न्यू लोग एक लड़की को तो पूरा पैंट शर्ट निकाल के ऐसे मारे थे ना, और सारी लड़कियों ने अपना फेस और उल्टा करके फैन पे लटका के थे और फैन को इतना स्पीड घुमाते थे कि पीठ पिटने आदमी स्कूल को चलाने के बाद हमारी अस्थियों पर हाँ माता जब माता जब हकीकत में ये ऐसा है। अबे तोड़ दो लो तुम। एक सेकंड, मैंने ये देखा नहीं। तो शायद ये पागल आदमी स्कूल को चलाने के बाद हमारी अस्थियों पर नाच ही रहा होता। स्टोरी 3। स्टोरी 2, स्टोरी 3, स्टोरी बचपन से मैं 4। संगीत के बीच पली बड़ी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स एक बहुत ही जाने माने संगीत के जोड़ीदार रहे। मेरी मॉम पियानो बजाती थी और मेरे डैड गाना गाते थे। जब वो मुझे अपने शो पर ले जाते थे, मुझे उन्हें देखकर बहुत ही महसूस होता था और मैंने तभी ठान लिया था कि मुझे भी भविष्य में यही करना है। मैंने बहुत सब कर्णों को बजाया, लेकिन उनमें से वायलिन मेरा सबसे मनपसंदीदा बन गया। स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा था वो मेरे लिए काफी नहीं था, इसलिए अपनी टेक्निक को बेहतर करने के लिए मैंने अलग से ही क्लासेस लेना शुरू कर दिया। जब मैं स्कूल में थी तो मैं अपने साथ के बच्चों से कई आगे था। हमारे संगीत के सर मिस्टर वेंसले पुराने टीचर की जगह आए थे और वो काफी अच्छे इंसान लग रहे थे। उन्हें वायलिन यार जो हम लोग खेले थे ना अभी गेम में आने के बाद, अनुभव और तजुर्बे को हाँ, हमारे सामने और खुलकर वो इतनी भी हॉरर नहीं है, कहीं जो दिखता है जरूरी नहीं है वैसा ना? ही है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया हमें एहसास हो गया कि बहुत ही अस्थिर इंसान है। जब भी कोई बच्चा गलत संगीत बजाता वो फौरन गुस्सा हो जाते और चिल्लाने लगते। उन्हें कभी मुझसे कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैं क्लास की सबसे श्रेष्ठ लड़की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे बाकी साथियों के साथ जो बर्ताव करते थे मैं उसका साथ दूंगी। हमारी क्लासेस खत्म होने वाली थी और मैं और मेरे दोस्त उनके साथ बिना एक छोटा सा मजाक किए उन्हें छोड़ने नहीं वाले थे। क्या तुम पक्का ये करना चाहते हो दोस्तों? हाँ जरूर, क्यों नहीं। मेरा मतलब है कि बाकी मार्क्स की मदद से मैं आने वाली क्लासेस में आराम से सो सकती हूँ और कभी पास हो सकती हूँ। हमें फेल नहीं कर सकते, लेकिन हमारा क्या इवान, मैं तो वैसे ही बाहर हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई ठीक है, सब हुआ, लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? मैं कैसे दरअसल हम कर सारी सकता हूँ? ट्यून गलत बजाएंगे। पहले हम एक से मेरा शुरू बहुत करेंगे कुछ है। और फिर दूसरी और फिर सभी ऐसी ही। अबे यार ऐसे तो वो पागल ही हो जाएंगे। जैसे हमारे टीचर क्लास में आए सब कुछ ठीक उसी तरह हुआ जैसा हमने सोचा था। हम सबको इस शरारत में हिस्से का भागीदार देखकर मिस्टर लैंग्सले बहुत बहुत ज्यादा भड़क गए। जो मैंने भी उनकी बताई धुन को गलत बचाया तो वो समझ गए कि हम सब मिलकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं और इस चीज को उन्होंने दिल कर लिया। उन्होंने टेबल पर जोर से मुक्का मारा और दहाड़ने लगे। खैर उन्हें ऐसा करते देख कोई भी नहीं डरा। हम सब उन्हें देखकर हंसने लगे क्योंकि हमें उनके ये नखरे देखने की आदत है। जब क्लास खत्म हुई तो वो अब भी बहुत गुस्से में थे, सोचने समझने की शक्ति खो चुकी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इसके बावजूद उन्होंने बहुत ही प्यार से हमें बुलाया। और स्कॉट, मैं चाहता हूँ कि तुम क्लास के बाद यहाँ रुको। और मैं प्रोफेसर लैंग्सले, क्या आप मुझसे भी बात कर रहे हैं? चुप रहे।
टन 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 टन। पागल हो रहा अबे नहीं है। हाँ नहीं ರಾಚಕೊಂಡವು ಕಡವಿಲಾಂಟಿದಪ್ಪ ಈಡ ಬಲಂತೂ ಹೋರಾಡಿ ಹುಡುದು ಬಲಗಂತೂ ಹೋರಾಡಿ ಏನುವುದು ಎತ್ತುಕು ಪೈ ಎತ್ತೇಸೆ ಗುಪ್ತದಕ್ಕದು కాసుకుని కాటేసే సత్వాలుంటాయి ఆధిపత్యం కోసం జరిగే పోరులో రక్తపాతాలే తప్ప రక్త సంబంధాలుండవు मदद कर दो। ये क्या है? युवान हम दोनों ही जानते हैं कि अब तुम्हारे से बात करने लायक कुछ नहीं रहा इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से बहुत ही शौक से सर अब क्योंकि वो यहाँ से जा चुका है तो हम बात कर सकते हैं सर सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा और नहीं वो वक्त अब निकल आपने अपने यंत्र उठा तेरे हुए होने से ज्यादा हम कंफ्यूज थे इसलिए हमने वही किया जैसा उन्होंने कहा और चेयर पर बैठ गए उनका स्वभाव शांत और सभ्य था हमने पहले कभी उन्हें ऐसा नहीं देखा था और सच कहूं तो हम दोनों दूर में थे जो आज तुम दोनों ने किया है वो स्वीकार नहीं हाँ न सिर्फ तुमने बच्चों के ए, साथ ए, ए, बल्कि रुक रुक रुक। तुमने सिर्फ इस बात के लिए एक अच्छी दो को खराब किया मेरे दोस्त सबसे श्रेष्ठ बच्चों ने ये बर्दाश्त नहीं कर सकता सर जैसे मियां ने कहा हम इससे पहले कि स्कॉट अपनी बात खत्म कर पाता लैंग्सली ने अपनी जेब से जायचे तर ठेवायचं स्कॉट के आगे काम इथं ठेवायचं नाही असं कहा आमचं कसं सांगतंय नीट बघ कोशिश तो मैं तुम्हारी दोनों आंखों के बीच में छीन कर दूंगा तुम दोनों के मौसम पर तो एक भी शब्द निकालने की हिम्मत नहीं की बहुत अच्छी जैसा कि मैंने कहा तुम दोनों को सजा मिलेगी और तुम जानते हो क्या मैं तुम दोनों में से सिर्फ एक को ही सजा दूंगा अब तुम वही घूर दोहराओगे जो तुमने खराब की थी और हर बार उसकी गति पहली बार वाली से तेज होनी चाहिए और जो उसे बिगाड़ने वाला तुम दोनों में से पहला होगा उसी को सजा मिलेगी क्या लगता है क्या पागल हो गए मैं कोई भी धुन नहीं बजाऊंगा हमें जाने दो वरना हम पुलिस को बुला लेंगे मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है इसलिए तुम जिसे बुलाना चाहो बुला सकते हो लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ से बचकर जाना होगा अब तुम दोनों ऐसे बजाओगे जैसे तुम्हारी जिंदगी इसी पर निर्भर है तुम दोनों ने हाँ कहते हुए सर हिलाया उनकी तरफ देखते हुए बजाना शुरू कर दिया मैंने हमेशा वायलिन शांत और खुश मन से बजाया था मैंने हमेशा से गीत को दौड़ते हुए महसूस किया गाड़ी में मेरे लिए जल्द से कम नहीं छोड़ने नहीं आ रही मुझे लेकिन अभी इस वक्त ऐसा कुछ नहीं हो रहा रुक जा ये वीडियो खत्म होने दे उस वक्त तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था और हर नोट के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं गलती करने से बस कुछ ही सेकंड्स दूर हूं। मैं स्कॉट की तरफ देखने के लिए अपना ध्यान नहीं हटा सकती लेकिन मैं जानती थी कि वो भी इन्हीं हालातों से गुजर रहा था आखिर तुम दोनों ये क्या कर रहे हैं बस इतना ही और तेज बजाओ कुछ मिनट बीत गए और हम दोनों ही बहुत अच्छे से बजा रहे लेकिन अब मैं थकने लगी मेरी कलाई पूरी तरह से दुखने लगी थी और मेरी बाजू ऐसी चल रही थी जैसे कि ना मैंने एहसास किया मैं पसीने पसीने हो गई या मैं तुम्हें धुरंधर कह सकता हूँ तुम तो उसके नाम पर मजाक लग रहे हो अगर तुमने रफ्तार नहीं पकड़ी तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा होते हुए मैं अपनी दांत चबाने लगी और फिर जोर से चिल्लाई जितना जोर से हो सकता था मैंने अपनी आंखें बंद कर दी क्योंकि मेरी बाजुओं में बहुत दर्द था मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी तेज बहुत तेज मेरे दिमाग चलना बंद हो गया मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी वक्त हार जाऊं मुझे अभी पल और भी बर्दाश्त नहीं हुई मेरे वायलिन पर एक अजीब सी आवाज वो मेरी वायलिन से आई थी या कुछ खुद के मैंने अपनी आंखें खोली क्योंकि ठंडा लोहा मेरे माथे को छूता तुम रुक सकती हो तुम जीत गए मैं मुड़ी और मैंने स्कॉट की तरफ देखा वो जमीन पर देखते हुए जोर जोर से रोना कभी कभी भी जिंदगी साथ अब तुम जा सकती हो मेरे अंदर उसे जवाब देने की या फिर उसे बहस करने की कोई शक्ति नहीं बची थी मैं उठी और दरवाजे की ओर चलने लगी मेरी टांगें कांप रही थी जैसे ही मैंने उन दोनों की तरफ देखा मुझे महसूस हुआ कि मेरी पैंट टकीरी हो चुकी बहुत मुश्किलों से चलने के बाद मैं दरवाजे तक पहुंची और मैंने रोते हुए स्कॉट की तरफ देखा स्कॉट मुझे माफ कर देना हंसती कर रही है ये हंस रही है कि रो रही है बे क्लास से बाहर निकल गया मैं हॉल में
चल रही थी और तभी अच्छा तूने 2 बार ही एक्सप्लेन किया, हिंदी में और मराठी में। फौरन खुद को समेट लिया। वो गोली शायद स्क्वाड के लिए ही चली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे दिल के आसपास स्नैपचैट का लोग क्लासरूम की तरफ भागने लगे। मेरे आसपास से निकलते हुए जैसे मैं कोई भूत हूँ। अचानक मैंने एक और धमाके की आवाज सुनी और इस बार चीखती हुई। कुछ देर बाद पुलिस मेरे घर के बाहर आई। मेरे पेरेंट्स मुझे संभालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो कुछ भी वहाँ हुआ वो मैंने उन्हें बता दिया था। इस घटना को मानव हत्या और आत्महत्या का नाम दिया गया। उस दिन लैंसले ने अपनी बीवी और बेटे की हत्या भी की थी और उसके बाद वो क्लास लेने के लिए आ गया था। इसके बाद मुझे संगीत वापस शुरू करने के लिए बहुत समय लग गया, लेकिन आखिरकार मैं वो कर पाया। इस घटना के करीब 10 साल बाद ये लड़के दिख रही क्या लड़का? की तरह मुझे भी संगीत बहुत पसंद है, लेकिन फर्क इतना है कि मैं बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करती हूँ। मैं उनकी मदद करती हूँ, उन्हें सिखाती हूँ और उन्हें वो चीज समझाती हूँ जिससे उन्हें भविष्य में उनके संगीत को रुचि ना भी हो तो भी वो कम से कम एक अच्छे इंसान बन सके। ये दिख रहे थे ना हम, बट ये नहीं देखा था। चलो बाय गाइस, आज के लिए इतना ही। हट, तू निकल ना। बाय। बाय, कल भी आना। हाँ अच्छा गाइस को बाय कर दे। बाय गाइस। अब अध्याय नहीं देखेगा और उसकी अभी फटके 4 होंगी। पागल है। अपलोड कर, मैं देखूंगी। अच्छा ठीक है गाइस, आज के लिए मेरे लिए भी इतना है। मैं थक गया यार। आज के लिए इतना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। बाय 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 गाइस, आज के लिए इतना था। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।